जब लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों की बात होती है, लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात होती है, तो एक बीमारी कॉमनली उभर कर आती है जिसे हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं और आयुर्वेद में इसे प्रमेह कहा गया है और इसे मधुमेह के नाम से भी हम जानते हैं, जो कॉमनली देखी जाती है। और इंडिया का तो इसे डायबिटिक कैपिटल भी घोषित किया हुआ और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही कॉमन बीमारी है। और आज हम जानेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डायबिटीज इसे शक्कर की बीमारी या शुगर की बीमारी भी कहा जाता है और इसे कॉमनली हम हर घर में देख भी सकते हैं। ये मुख्यतः दो कारणों से होता है। सबसे पहला आहार और दूसरा होता है विहार, यानी कि हमारी डाइट और साथ ही लाइफस्टाइल ऐसा है उस पर भी ये डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले हम आहार की बात करेंगे। आहार में हमारे मेनली कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, मिनरल रहते हैं। इस तरह से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट से हमारा आहार मिश्रित होता है। कार्बोहाइड्रेट जो एक मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उस पर मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि उसका ब्रेकडाउन होता है और वो टूट कर फिर ग्लूकोज जैसे हमारे एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन्स में अब्सॉर्ब होता है और वहां से ब्लड स्ट्रीम यानी कि हमारे खून में संचारित हो जाता है। ये ब्लड में से ग्लूकोज कहाँ पहुंचना चाहिए, तो हमारी कोशिकाओं में पहुंचना चाहिए, जिन्हें एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और वही हमारी बॉडी की ऊर्जा भी बनाए रखते हैं। तो जब ये कोशिकाओं में नॉर्मली पहुंचता है ग्लूकोज, तो उसका एक माध्यम होता है जो एक पैंक्रियाटिक हार्मोन होता है, जिसे हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं। ये एक तरह का केमिकल है, हार्मोन है, जो ये रेगुलेट करता है कि ब्लड में से ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच जाए। इन किसी कारण की वजह से जब इंसुलिन सेल्स तक पहुंचता ही नहीं है, इंसुलिन सेल्स पे काम ही नहीं कर पाता, तो ब्लड में ग्लूकोज इकट्ठा होता जाता है और इसी कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन भी इसे कहा जाता है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो इंसुलिन बॉडी में बन ही नहीं रहा, यानी पैंक्रियास में बन ही नहीं रहा, या फिर किसी कारण की वजह से वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा। और दूसरी कंडीशन होती है जहाँ पे इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो किसी कारण की वजह से एक्टिवेट नहीं हो पा रहा, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा। तो ये दोनों ही कंडीशन की वजह से डायबिटीज होने के पूरे चांसेस होते हैं। और जब इंसुलिन बॉडी में नहीं बनता है तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो जाती है, जिसे टाइप 1 डायबिटीज भी कहा जाता है। ये नॉर्मली हेरिडिटरी होती हैं और जुवेनाइल डायबिटीज यानी कि बच्चों में और यंग अडल्ट में इसे मुख्यतः देखा जाता है। जो दूसरी तरह की डायबिटीज होती है जहाँ पे इंसुलिन है तो सही, लेकिन वो माल फंक्शन हो रहा है या फिर किसी वजह से भी एक्टिवेट नहीं हो पा रहा, उसे टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है और जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। यानी कि बात करें तो टाइप 1 5% के करीब होता है और 90 to 95% टाइप 2 डायबिटीज ये कॉमनली देखी जाती है। टाइप 2 डायबिटीज अक्सर एडल्ट्स को हुआ करता है, 30 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को हुआ करता है, ओल्ड एज में भी ये हुआ करता है। और कई बार जब टाइप 2 डायबिटीज भी इग्नोर होती जाती है तो वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो भी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो जाती है। तो अब देखते हैं आयुर्वेद में डायबिटीज को किस तरह से बताया गया है। तो आज से हजारों साल पहले चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भेद संहिता, वाग्भट संहिता के अंदर डायबिटीज का प्रमेह नाम से वर्णन है और इसी का एक टाइप होता है मधुमेह, जिसे कंपेयर किया गया है डायबिटीज मेलिटस से, जो ओजोमय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसमें ओज का क्षय यानी कि हमारी बॉडी के बल का क्षय भी होता है। तो ये एक कॉमन बीमारी है जो बहुत सालों पहले भी देखी जाती थी। यहाँ पे त्रिदोषों का जो हमारे वात पित्त कफ है उनका इम्बैलेंस बताया गया, यानी कि तीनों बायो एनर्जीज अगर इम्बैलेंस स्टेट में है तब प्रमेह आपको हो सकता है। और प्रमेह के अंदर भी यहाँ पे कफ को मेनली मुख्य दोष माना गया है कि इसकी वजह से
प्रमेह होने के चांसेस हो जाते हैं जब हमारी बॉडी में कफ बढ़ जाता है। और यहाँ पे भी कैटेगराइज किया गया है कि 20 प्रकार के प्रमेह होते हैं। जैसा मैंने बताया मधुमेह में एक सब टाइप है, तो इस तरह से 20 प्रकार के प्रमेह होते हैं, जिसमें से वातज होते हैं 4 प्रकार के, पित्तज होते हैं 6 प्रकार के, और सबसे ज्यादा कफज होते हैं 10 प्रकार के। तो ये टोटल 20 टाइप्स के प्रमेय आयुर्वेद में इतने सालों पहले बताए गए हैं। चरक संहिता में इसे 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है, स्थूल प्रमेय और कृष्ण प्रमेय, यानी कि ओबेसिटी वाला एक डायबिटीज अलग होता है और जो लीन डायबिटीज है वो अलग होता है। और सुश्रुत संहिता में बताया गया है एक हेरिडिटिकल यानी कि वंशज कुलज भी हम इसे कह सकते हैं, और दूसरा होता है एक्वायर्ड डायबिटीज यानी कि आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल से या फिर अनहेल्दी डाइट की वजह से जो डायबिटीज या फिर प्रमेय आपको होता है। अब देखते हैं इसके साइन और सिम्टम्स किस तरह के होते हैं, यानी कि किस तरह से आप पहचानेंगे कि आपको डायबिटीज है। तो ये आज से हजारों साल पहले भी वही थे और आज भी वही है। तो हम कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है प्रकर्षेण प्रभुतम प्रचुर बारंबारम वा मेहति मूत्र त्यागम करती यस्मिन रोगी सप्रमेह, यानी कि जो ऐसे रोगी हैं जिनको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है और गंदला सा जो यूरिन है वो आता है, यानी कि व्हाइटिश और येलोइश डिस्चार्ज होता है यूरिन का, तो वो कहीं ना कहीं बताता है और इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, तो वो डायग्नोस करता है कि ये डायबिटीज के सिम्टम है। इसके अलावा षड्र पद पिपलिका यानी कि चींटियां भी, 6 पैरों वाली चींटियां भी अगर यूरिन में लग रही हैं, बॉडी पे ज्यादा चिपक रही हैं, तो वो भी एक सिम्टम होता है। बॉडी में हेवीनेस बहुत ज्यादा है, लेजीनेस बहुत ज्यादा है, यानी कि आलस्य बहुत ज्यादा है, कुछ काम करने का मन नहीं करा, बिना कुछ किए ही थकान हो रही है, फटीग जैसी कंडीशन है। इसके अलावा अनएक्सप्लेन वेट लॉस है, बिना बात के ही वजन गिर रहा है, तो ये भी एक सिम्टम होता है। इसके अलावा पूरे शरीर में सुन्नता है, नंबनेस है, पैरों में सुई चुभने जैसी पीड़ा है, हाथों में सुन्नता है, तो ये भी दर्शाता है कि आपको डायबिटीज की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा प्यास ज्यादा लग रही है, यानी कि पॉलीडिस्पिया की कंडीशन है, भूख ज्यादा लग रही है, पॉलीफेगिया की कंडीशन है, ब्लड विजन है, कोई भी घाव आपके शरीर में हो गया है वो देरी से भर रहा है, स्किन के इन्फेक्शंस बढ़ गए हैं, जेनाइटल पार्ट में इचिंग है। इसके अलावा यूरिन में ग्लूकोज आ रही है, यानी कि ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन है, और ये सब दर्शाते हैं कि आपको डायबिटीज जैसी कंडीशन है और इसका तुरंत आपको टेस्ट कराना चाहिए। अब देखते हैं किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो इस तरह के आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर अननोइंगली कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं, तो ये बीमारी निकल कर आती है, या फिर हिस्ट्री लेते हैं जब पेशेंट की, तब भी अक्सर आप हिस्ट्री देख के डॉक्टर पहचान सकते हैं कि आपको डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी है। तो इसके जो लैब टेस्ट होते हैं उसकी बात करें तो इसमें आप नॉर्मल और बेसिक टेस्ट होता है, इसमें ग्लूकोज टेस्ट करा सकते हैं, शुगर टेस्ट करा सकते हैं, जो खाली पेट भी किया जाता है, खाने के बाद भी, या फिर रैंडमली भी से किया जाता है। तो फास्टिंग टेस्ट जब आप कराते हैं शुगर का, तो ये नॉर्मली अगर आपका 100 से कम है तो आप सेफ जोन में हैं, लेकिन 100 से 125 अगर आपका शुगर लेवल आता है तो आप प्री डायबिटिक की कंडीशन में है, और यही 126 से ज्यादा हो जाता है तो आपको डायबिटीज डायग्नोस हो जाता है। खाने के बाद या फिर रैंडमली जब आप शुगर टेस्ट कराते हैं, अगर वो 200 से ज्यादा आता है तो ये भी डायग्नोस करता है कि आपको डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है, और यहाँ पे आपको चिकित्सा यानी कि आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके अलावा 2 से 3 महीने का एक टेस्ट होता है जिसे HbA1c के नाम से भी जाना जाता है। अगर वो 5.7 से कम है तो आप सेफ जोन में हैं, लेकिन 5.7 से 6.56 तक है तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में, और 6.5 या 7 से ऊपर अगर ये आता है तो आप डायबिटीज की कंडीशन में आ जाता है। तो ये तीनों टेस्ट आपको बताते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं। कई बार जागरूक ना होने की वजह से या फिर इग्नोर करने की वजह से भी डायबिटीज जैसी कंडीशन हमें पता नहीं चल पाती, या पता चल भी जाती है तो उसका ट्रीटमेंट सही से ना फॉलो करने की वजह से या फिर उसके कारणों को दूर ना करने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में
हो जाते हैं और इसके 4 मेजर ऑर्गन्स हैं जिसको ये मुख्यतः अफेक्ट करता है, जिसमें आईज, हार्ट, किडनी और हमारी नर्व्स भी हुआ करती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब ये हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसी कंडीशन हो सकती है। आइज को इफेक्ट करता है तो रेटिनोपैथी जैसी कंडीशन हो जाती है, जिससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, अंधता भी हो सकती है और उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है और ब्लड विजन जैसी कंडीशन भी होती है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन कई बार पेशेंट को फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा ये किडनीज को जब इफेक्ट करता है तो किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी कंडीशन भी हो जाती है और नेफ्रोपैथी जैसी कंडीशन हम अक्सर पेशेंट में देखते हैं। इसके अलावा न्यूरोपैथी जैसी कंडीशन होती है जब ये हमारी नर्व्स को इफेक्ट करता है और फर्दर कॉम्प्लिकेशन के अंदर गैंग्रीन जैसी सिचुएशन हम देख सकते हैं, एम्पुटेशन यानी कि अंगों का कटना भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन बहुत रिस्की होती है। इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसी कंडीशन भी अक्सर पेशेंट में देखी जाती है। तो ये वैरायटी ऑफ चेंजेस आप अपनी बॉडी में नोटिस कर सकते हैं अगर डायबिटीज को आपने एक मामूली बीमारी समझा तो इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, ये बहुत ही सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है। तो अब हम जानते हैं कि डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारी को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और क्या इसमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो सबसे पहले कहा गया है आयुर्वेद के अंदर निदान परिवर्जन, जो मैं हमेशा से बोलते हुए भी आई हूँ। जिन कारणों की वजह से आपको कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले उन कारणों को ठीक करें। तो जैसे हमने देखा था कि आहार इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि अगर आप बॉडी में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या फैटी रिच डाइट लेते हैं या फिर ऑयली फूड ज़्यादा लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं कारण बन जाता है कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाए। बेकरी आइटम, जंक फूड्स, ये कहीं ना कहीं हमारी डाइट को इफेक्ट करते हैं। दूसरा होता है हमारा विहार, यानी कि हमारी लाइफस्टाइल किस तरह की है, हम किस तरह से उठ रहे हैं, जग रहे हैं। और इसमें सबसे पहले आयुर्वेद में बताया गया आस्या चौकड़ी, यानी कि जो लोग आराम से बिस्तर पे बैठना पसंद करते हैं, ज़्यादातर लेटना पसंद करते हैं और सीडेंटरी उनकी लाइफस्टाइल होती है, यानी कि नो एक्सरसाइज जोन में वो अक्सर रहा करते हैं या फिर ज़्यादा चलना भी उनको पसंद नहीं हुआ करता, तो वो लोग ज़्यादा शिकार होते हैं डायबिटीज जैसी बीमारी के। और जो लोग ओबीस कंडीशन में होते हैं वो भी इन फ्यूचर अगर अपनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं डायबिटीज पेशेंट के अंदर। यहाँ पे हमें बिल्कुल ऑपोजिट करना है, यानी कि एक्सरसाइज कहीं ना कहीं अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करनी है, योगासन ऐड करने हैं। योगा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अंदर आप प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें भस्त्रिका प्राणायाम आप मुख्यतः करें, वो डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, ये भी बहुत ही अच्छे आसन है। पेट के बल लेटे हुए रहने वाले आसन भी बहुत इफेक्टिव अक्सर रहा करते हैं। इसके अलावा संशमन चिकित्सा यानी मेडिसिनल ट्रीटमेंट किस तरह का हो सकता है और संशोधन चिकित्सा जिसे हम पंचकर्म के नाम से जानते हैं वो कैसे रिजल्ट देता है डायबिटीज वाली कंडीशन में, तो उसे देखते हैं। तो संशमन चिकित्सा और ब्राह्मण चिकित्सा लीन पेशेंट्स में कराई जाती है। जो लोग कृष्ण हैं, जैसे हमने देखा था कि कृष्ण यानी कि लीन पेशेंट्स भी अक्सर डायबिटीज का शिकार होते हैं, मोटे रोग के अलावा भी। तो उनके लिए यहाँ पे मेडिसिनल ट्रीटमेंट प्लस उनको ब्राह्मण चिकित्सा यानी कि डाइट उनकी इस तरह की होती है कि उनका वजन बढ़े। वहीं ऑपोजिटली हम देखते हैं कि संशोधन चिकित्सा अक्सर दी जाती है जो लोग ओबीस पेशेंट होते हैं, यानी कि उनको डिटॉक्स किया जाता है, देन आफ्टर मेडिसिनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस तरह का एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो संशोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म के हम अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कफज जिसको ज़्यादा दोषा इम्बैलेंस है उसमें वमन कराते हैं, जिनको पित्त इम्बैलेंस है उसमें विरेचन कराते हैं और वातज वाले को हम यहाँ पे बस्ती देते हैं। बस्ती हम निरु यानी आस्थापन बस्ती ही देते हैं, इसमें तेल की बस्ती बिल्कुल निषेध है, यानी नहीं दी जाती है। इसके अलावा पंचकर्म के अंदर हम जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं किसी स्किन कंडीशन के लिए जाते हैं तो उनको रक्त मोक्षण जैसी थेरेपी भी नहीं करती, प्रकृति देख के हम चिकित्सा निर्धारित करते हैं। और संशमन चिकित्सा के अंदर हम जैसा सबसे पहले निदान परिवर्जन यानी कि आहार विहार उसका एक बैलेंस फॉर्म में मॉडिफाई किया जाता है। उसके अलावा उसको किस तरह की मेडिसिन दी जानी है उसकी प्रकृति देख के, उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस किस तरह की हैं उसके हिसाब से भी ये ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स हैं जिसे हम प्रयोग में ले सकते हैं, जिसमें से कुछ है आंवला, हरितकी, गिलोय, हरिद्रा यानी हल्दी और पलांडू यानी कि प्याज, लहसुन। इसका उपयोग हम पेशेंट को अक्सर कराते हैं
इसके साथ ही हम मंजिष्ठा लोध्र जैसी हर्ब्स भी पेशेंट को देते हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहती हैं। इसके अलावा कुछ योग भी हैं जो हम कॉमनली घर पे होम रेमेडी के तौर पे देख सकते हैं। तो जौ यानी कि अब इसमें बहुत ही पथ्य बताया गया है, आप उसको मधु के साथ, मधु यहाँ पे प्योरीफाइड फॉर्म में हमें लेना है, जो बिल्कुल छत्ते से उतरा हुआ आपने देखा हो अपनी आंखों से, उसी को इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आंवले के रस में आप हल्दी और शहद मिला के ले सकते हैं। आंवले का रस अगर आप 100 ml ले रहे हैं तो हल्दी उसमें 1/4 स्पून डाल दिए। ताजा हल्दी आप लेंगे तो उसका सोरस आप ले सकते हैं। इसके अलावा मधु आपको यानी कि शहद आपको लेना है 1 चम्मच के करीबन, तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव रहता है। इसके अलावा आप जामुन के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी थेरेपी आपके लिए एक होम रेमेडी हो सकती है। तो त्रिफला के पानी को यानी कि त्रिफला की चाय बना के भी आप ले सकते हैं, त्रिफला का काढ़ा भी आप ले सकते हैं, आंवले का नॉर्मल जूस भी आप ले सकते हैं, हल्दी का पानी भी आप अलग से ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। गिलोय का पानी भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें रोग शुद्धवर्तन भी किया जाता है, यानी कि ड्राई पाउडर मसाज भी की जाती है। जो ओबेसिटी वाले पेशेंट हैं उनको ये दी जाती है, जिसमें त्रिफला चूर्ण, कोटम चुक्यादी चूर्ण आदि का भी हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही हम संशमन चिकित्सा के अंदर जब पेशेंट की कंडीशन इस तरह की कि हाँ दवाई देनी ही पड़ जाए, तब दवाइयों का सहारा भी लेते हैं। और इसमें वैरायटी ऑफ मेडिसिन हैं जो आयुर्वेद में उपलब्ध है, जिसमें बसंत कुसुमाकर रस बहुत ही अच्छा है, लघु मालिनी वसंत रस बहुत ही अच्छी मेडिसिन कही जाती है, स्वर्णमाक्षिक भस्म, त्रिवंग भस्म, चंद्र प्रभावटी, शिवा गुटिका, फलत्रिकादिक्वाथ, त्रिफलादिक्वाथ, त्रिफला चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। इसका एक डिसिप्लिन होता है जिसको हम फॉलो कराकर ही पेशेंट को मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा आजकल वैरायटी ऑफ पेटेंट ड्रग्स भी मार्केट में मिलती हैं जो आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन के साथ अवेलेबल है, उनके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हम पेशेंट में देखते हैं। इस तरह से हमने देखा कि डायबिटीज एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसे हम हल्के में ना लें, इसे छोटा ना समझें, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हमारी बॉडी में कर सकती हैं और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के बल का भी क्षय करती है, ओज का भी क्षय करती है, यानी कि हमारी बॉडी बिल्कुल थक सी जाती है, उसमें कोई ऊर्जा का संचार नहीं रहता। तो हम इसे हल्के में ना लेकर समय पर इसके बारे में जानकर डायग्नोस करा के अपने डॉक्टर से चिकित्सा जरूर लें। डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल तभी है जब आपकी चिकित्सा अच्छे से हो और आप इसके कारणों को सही तरह से बैलेंस कर सकें, दूर कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकें, तो ये डायबिटीज रिवर्स भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि डायबिटीज क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और चिकित्सा क्या होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि समय पर चिकित्सा लें और अपने आप को स्वस्थ रखें ताकि आपको कोई बीमारी ही ना हो, और हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें ताकि हम आयुर्वेद की जब जानकारी शेयर करें तो वो आपके स्वास्थ्य लाभ में कारगर हो, उचित हो। धन्यवाद।